नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले सत्ता में बात होगी वक्फ संशोधन बिल के सियासी साइड इफेक्ट्स की, जो बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद देश भर में देखने को मिल रहे हैं। आज 7 राज्यों में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस बिल का समर्थन करने वाली जेडीयू के 3 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में चुनाव है, इसके और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सत्ता में आपको बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस चुनौती देने वाली 2 याचिका दाखिल की गई हैं। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अर्जी दायर की है। ओवैसी ने कहा है कि ये बिल मुसलमानों के अधिकारों के साथ भेदभाव करने वाला है। आज थाईलैंड में पीएम मोदी और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। ये मुलाकात यूनुस को लंबे समय तक याद रहने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर सवाल पूछे, नसीहत दी। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। आज कोलकाता हाईकोर्ट ने रामनवमी पर शोभा यात्रा की सशर्त अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि आई कार्ड दिखाना होगा, हथियार नहीं लाना होगा। इस पर हिंदू संगठन आपत्ति जता रहे हैं। वहीं बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस घोटाला ट्रेंडिंग है। कांग्रेस नेता ने यह आरोप लगाया है कि 33 महीने में 2000 एम्बुलेंस के लिए 900 करोड़ रुपए किराए का भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इसकी जांच करवाएंगे। वहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर हमलावर है। कैबिनेट ने 18,658 करोड़ रुपए के 4 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट 3 राज्यों में 15 जिलों से होकर गुजरेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाले प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 1247 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 वर्ष की उम्र में मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कल दोपहर 12 बजे मुंबई के विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज से सिर्फ 2 दिन बाद पूरे देश में रामनवमी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले बड़ा कलेश शुरू हो गया है। इसमें सियासी शोले भी हैं, हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां भी हैं और हाईकोर्ट की सशर्त अनुमति पर आक्रोश भी है। ऐसे हालात को देखते हुए सवाल यह है कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल त्योहारों पर अपने हिंसा वाले इतिहास से बाहर नहीं निकल पाएगा? इसका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की सरकार अपने हिसाब से कर रही है, बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है और हिंदू संगठन अपने हिसाब से इस हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल राजनीति की युद्ध भूमि बन चुका है। पहले आज का अपडेट आपको देते हैं, उसके बाद इसके हर पहलू को, हर पक्ष को आपके सामने रखेंगे। पहला अपडेट कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश वाला है, जिसमें शर्तों के साथ रामनवमी पर रैली की इजाजत दे दी गई। आज कोलकाता हाईकोर्ट में इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद रैली की अनुमति मिली, लेकिन शर्तों के साथ। सिर्फ 2 दिन बाद रामनवमी है। सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है। सवाल यह है कि क्या बंगाल में रामनवमी पर तनाव सिर्फ झांकी है? क्या असली पिक्चर अभी बाकी है? हिंदू संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रैली की अनुमति तो दे दी, लेकिन सवाल यह है कि अब कितना खतरा है? आगे बंगाल में क्या होने वाला है? वैसे देखा जाए तो ममता सरकार पर हिंदू संगठनों के आरोपों की एक लंबी कहानी है। ये कहा जा रहा है कि ममता सरकार को जय श्री राम से परेशानी है। बंगाल की अभी और भी कई कहानी बाकी है, जिसमें बहुत चिंगारियां हैं। अब कोलकाता हाईकोर्ट की उन शर्तों को जानिए जिन पर नया कलेश शुरू हो चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी के लिए सिर्फ तय रूट पर सशर्त जुलूस की इजाजत दी है। रैली में हथियारों की अनुमति नहीं दी गई है। मतलब त्रिशूल, तलवार और भी हथियारों की अनुमति नहीं है, यानी किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं रैली में। कहा गया है कि गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि रैली में डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे गंभीर और कलेश वाली शर्त यह है कि सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड पर रामनवमी की रैली में एंट्री मिलेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि नेताओं को भी पहचान पत्र दिखाना होगा। एक और शर्त यह है कि बाइक रैली नहीं होगी। रैली में 500 लोग शामिल होंगे। यह भी कहा गया है कि जुलूस की निगरानी पुलिस करेगी।
वोटर कार्ड, आधार कार्ड वाली शर्त पर हिंदू संगठन नाराज हैं। वो पिछली रैलियों और मुसलमानों के त्योहारों का उदाहरण देकर सवाल पूछ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले कैसे माहौल टाइट है, सिर्फ 7 पॉइंट में आप भी जानिए। पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में तनाव है। अतिरिक्त पुलिस बल की यहां तैनाती की गई है। 9 अप्रैल तक पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। पहाड़ी जिलों में ज्यादा फोर्स की तैनाती की गई है। खुफिया इनपुट यह है कि रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है जो अब तक होता रहा है, यानी किसी भी त्योहार के रंग में भंग डालने वाली साजिश, चुनावी फायदे के लिए किसी भी त्योहार की खुशियों में खलल डालने की एक कोशिश। इसे आप उन कीवर्ड्स से समझ सकते हैं जो बंगाल में ट्रेंड कर रहे हैं: मुहर्रम, हथियार, त्रिशूल, तलवार, साजिश, ध्रुवीकरण। रामनवमी की रैली की अनुमति से भी हिंदू संगठन खुश नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट की शर्तों पर वो सवाल उठा रहे हैं। ममता सरकार की नीयत को लेकर तो पहले से ही प्रश्न पूछे जा रहे थे। देखिए हिंदू संगठन के लोग अब क्या कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस रास्ते से जुलूस निकलता है इस बार वहीं से निकलेगा। ये पूछा जा रहा है कि मुहर्रम और ईद के लिए रूट क्यों नहीं चेंज होता है। ये भी सवाल उठ रहा है कि नमाज के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड नहीं मांगे जाते हैं, फिर रामनवमी के लिए क्यों मांगे जा रहे हैं ये पहचान पत्र। ये कह रहे हैं कि बंगाल सरकार को भगवान श्री राम शब्द से एलर्जी है। ये भी आरोप है कि सनातनियों के काम से ममता सरकार को दर्द शुरू हो जाता है। आरोप यह भी है कि वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ममता की पुलिस धमकियां दे रही है। वहीं हिंदू संगठन के इन आरोपों पर ममता सरकार का कहना यह है कि हिंदू संगठनों के आरोप राजनीतिक हैं। वोट के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। अफवाहों से लोगों को बचना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल की पुलिस पर भरोसा रखें। हावड़ा में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्राएं और रैलियां निकालने की परंपरा रही है। जीटी रोड के रास्ते पिछले 15 वर्षों से पारंपरिक रामनवमी की शोभा यात्रा होती रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस बार इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद हिंदू संगठन कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्हें सशर्त रैली की अनुमति मिली। अब आप सत्ता की बंगाल वाली धमाकेदार रील से जानिए कि वहां हालात इस वक्त कैसे हैं। जिस रूट से पिछले 10-12 साल से हम आ रहे हैं, हम उसी रूट से जाएंगे। और मुहर्रम, ईद, बकरीद मनाने के लिए क्या रूट चेंज होते हैं? तो हिंदू के पर्वों के लिए रूट क्यों चेंज हो? लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भगवान श्री राम के श्री राम शब्द से ही ऐसी उनको एलर्जी हो गई है। इस बार भी हम लोगों की तैयारी थी। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को अपना आवेदन दिए कि हमारी झांकी निकलेगी, प्रशासन निकलेगा। अचानक राज्य सरकार कहिए जो हमेशा भगवान श्री राम के काम से, विशेषकर सनातनियों के धार्मिक अनुष्ठान में इन्हें दर्द शुरू हो जाती है। ये अपना एक मतलब एक्शन है। रामनवमी से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिवेंटिव करते हैं ये लोग कि जो आदमी लोग मतलब गलीज में वायलेंस में रहते हैं, ये लोगों को थोड़ा सा आस्था आए उनके मन में कि पुलिस हमारे साथ है, पुलिस का पूरा अरेंजमेंट है, रामनवमी में कोई प्रॉब्लम हम लोग नहीं होने देंगे। इसी वजह से पेट्रोलिंग का बंदोबस्त। पुलिस का आईसी, डीएसपी, एडिशनल एसपी रैंक का ऑफिसर लोग ने सीधा थ्रेट कर रहा है हिंदू लोग को, कुछ होगा तो देख लेगा। हिंदू लोग कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ इंसिडेंट करने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी और पुलिस, जो बंगाल में ममता पुलिस कहा जाता है, वो एक साथ मिलके एक करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ा तरीके से इस बार रामनवमी होगा। यहाँ पे रामनवमी का जो प्रिपरेशन है रैली की, उसका क्या प्रिपरेशन चल रहा है, सबसे पहले आपको वो दिखा देते। देखिए यहाँ पे जो झंडे हैं वो झंडे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। कल झंडे जो कि रैली में यूज़ किया जाएगा वो झंडे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राम मंदिर की जो ढांचा है उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। एक छोटा उसका आयतन पे उसको बनाया जा रहा है यहाँ पे। 15 साल से आ रहे हैं, अब इस बार भी है, इस बार भी निकलेंगे। हमारा तो प्रेशन यही है। देखिए ये रामलला का जो मूर्ति है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। और देखिए ये पूरा काला है और उसके ऊपर उनका जो गोल्डन है उसका सजावट यहाँ पे बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रामनवमी पर राजनीतिक पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है।
कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा समेत 14 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इन जिलों में पिछले कई दिनों से हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली हैं। हाल में ही मालदा के मोथाबाड़ी में रामनवमी रैली रिहर्सल के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, जिसने इस आग में घी की तरह काम किया। बुधवार देर रात को लोकसभा ने और गुरुवार देर रात को राज्यसभा ने उस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया जब देश की ज्यादातर आबादी गहरी नींद में थी, लेकिन संसद कानून बनाने के लिए जाग रही थी। लगातार 2 दिन और 2 रात की बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक संसद की अग्नि परीक्षा को पास कर राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर चुका है। अब बस राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है, लेकिन मोहर लगने से पहले इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। कुछ रिएक्शन सड़कों पर दिख रहे हैं, कुछ बयानों में दिख रहे हैं, तो कुछ कोर्ट कचहरी में। आज जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध की चिंगारियां दिखी। देश के 7 राज्यों में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के लोग सड़क पर उतरे। कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई तो कहीं सड़क पर वक्फ बिल को रद्द करने की मांग हुई। कुल मिलाकर आज सड़क पर प्रदर्शन वाले ट्रेलर ने ये दिखा दिया कि ये पिक्चर सिर्फ संसद के बंद दरवाजे में खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये लंबा चलने वाली है। हालांकि इन प्रदर्शनों के अलावा भी रिएक्शन सामने आए, जिसमें पहले नंबर पर चुनावी राज्य बिहार रहा, जहां वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सबसे पहले चुनाव होने हैं। जेडीयू के 3 मुस्लिम नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा इस विधेयक के समर्थन पर संबल में एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इन सब के बीच आज फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहती है, उन्हें खत्म करना चाहती है। सबसे पहले जेडीयू की बात करते हैं, जिसने न सिर्फ वक्फ बिल का समर्थन किया बल्कि संसद में कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप भी लगाया। लेकिन जैसे ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, जेडीयू का एग्जिट गेट खुल गया और 2 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इनके नाम है कासिम अंसारी, शहनवाज मलिक और फिरोज खान। डॉक्टर कासिम अंसारी जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य थे। शहनवाज मलिक अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश सचिव थे, जबकि फिरोज खान नवादा जिले के सचिव थे। कासिम अंसारी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें 499 वोट मिले थे, 500 से 1 वोट कम। ये उनकी अतिरिक्त पहचान भी है। कासिम अंसारी ने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। उनकी ये कोशिश है कि शहादत को थोड़ा बड़ा दिखाएं, लेकिन जेडीयू उनके इस्तीफे से ज्यादा विचलित नहीं है, बहुत भाव भी नहीं दे रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि 499 वोट लाने वाले कितने बड़े हैं ये सब जानते हैं। हालांकि आरजेडी को इसमें काफी राजनीतिक प्रॉफिट दिख रहा है, इसीलिए आज आरजेडी ने नीतीश कुमार पर काफी नुकीला हमला किया। आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। इसमें नीतीश कुमार काली टोपी और संघ की यूनिफॉर्म में दिखाए गए और लिखा गया आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मामला इतने पर नहीं रुका है। सोशल मीडिया के जरिए तो नीतीश कुमार पर हमला हो ही रहा है। तेजस्वी यादव खुद मीडिया के सामने आए और ये आरोप लगाया कि जेडीयू अब बीजेपी हो गई है। दूसरे के हमलों का जवाब देना तो जेडीयू के लिए आसान है, लेकिन पार्टी के बड़े गुलाम रसूल बलियावी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल संसद में सब बेनकाब हो गए, सेक्युलर और कम्युनल में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ। कासिम अंसारी बेचारे को 3,21,111 वोट में 499 वोट आया, 499। आई देश भर के नेता हो गए। जज्बात फैला करके वोट की चिंता करिएगा, हम वोटर की चिंता करते हैं। कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं। पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारी शरिया लड़ेगा अपने उलमा आवाम को लेकर, जब तक के
पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकली है। दरअसल मसला यह है कि गुलाम रसूल जैसे लोगों की दुकानदारी से बंद हो जाने वाली है। ये लोग वफ़ की 38 लाख एकड़ ज़मीन को हड़प कर उसकी दुकानदारी दलाली करते थे, उसको उन्होंने व्यवसाय बना दिया था। एक भी मुस्लिम बच्चा बताइए पूरे देश में जो कि वफ़ की आय से कहीं पढ़ाई कर रहा हो, कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। ये सब उसको अपना बपूती समझकर अपने लिए उपयोग करते थे। नीतीश कुमार के दोहरी नीति की वजह से मैं इस्तीफा दिया हूँ। सारे प्रदेशवासियों को मैं ये कहना, जो भी मुस्लिम इससे जुड़े हुए हैं इनसे अलग हो जाए और अपना राह खुद देखें। कोई मुसलमानों का राहबर नहीं है, ये झूठा है, मकारी है, इससे अलग हो जाए। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। आज नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर एज ए मैन आज भी वो सेकुलर है, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो स्थिति है अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है। आप समझिए, जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी उनके साथ। आरजेडी नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रही है, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा जोखिम लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में नवंबर में चुनाव है और मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार में कुल 243 सीट है, इनमें से करीब 50 सीट पर मुसलमानों का अच्छा असर है। राज्य में करीब 17 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन जेडीयू के टिकट पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका था। अब जब नीतीश कुमार खुलकर वक्फ बिल के समर्थन में हैं, तो क्या मुस्लिम उनका साथ देंगे? ऐसे सवाल अब से लेकर चुनाव तक चलते रहेंगे। वक्फ बिल के पास होने का साइड इफेक्ट सिर्फ जेडीयू में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि इसका विरोध करने वालों ने भी अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता हैं मोहम्मद जावेद। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक जावेद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देने वाला बताया है। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 25 यानी धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता, 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 यानी अल्पसंख्यक अधिकार और 301 के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह विधेयक अभी कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वो इस विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसका ट्रेलर आज ही दिखने लगा। आज जुमे की नमाज के बाद कोलकाता, बिहार के जमुई और गुजरात के अहमदाबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया। हमने कई जगहों पर लोगों से बात की, सुनिए उनका क्या तर्क था। वक्फ बिल मतलब इसके खिलाफ ही है, मुसलमानों के तो खिलाफ ही है, और ये जो अपना मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर है ना, भारत सरकार की नज़र है। वक्फ बिल के मैं नहीं, पूरा बल्कि हिंदुस्तान पूरा इस बिल के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारी मस्जिद, मदरसे, खानका, इस पे सारे ये पूरा हड़पने के चक्कर में और सारा कब्जा करने के चक्कर में ये वक्फ बिल के नाम पे ये रोजगार को छुपाने के तौर पर हर साल में 2 करोड़ नौकरी देने के चक्कर में वक्फ बिल को लाकर मुसलमानों पे सरासर अत्याचार हो रहा है। ये हर एक पर जुल्म है, ये मोदी सरकार का जुल्म है। हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मांगी हुई है कि काला कानून, ये जो काली पट्टी है वैसा ही वो काला कानून है, वो काला कानून का हम सख्त विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून जब तक ये सरकार खारिज नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। वैसे वक्फ बिल का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप भी लगा है।
उत्तर प्रदेश के संबल जिले में जाहिद सैफी नाम के व्यक्ति ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि गुरुवार शाम 4 बजे अबू बकर मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकले थे। मस्जिद से बाहर निकलते ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी कुछ लोगों से बहस हो गई। जाहिद ने इस बिल का समर्थन किया, जिसके बाद आरोप यह है कि रिजवान, नौशाद और शुएब समेत कई लोगों ने उन पर लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में जाहिद को काफी चोट आई। उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि ये आपसी विवाद था, जिसे वक्फ बिल के विरोध और समर्थन का नाम दिया जा रहा है। इस खबर में बीजेपी कनेक्शन भी है। दावा यह है कि जाहिद सैफी के रिश्तेदार अशफाक सैफी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अशफाक सैफी ने भी सोशल मीडिया पर वक्फ बिल का समर्थन किया था, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। जाहिद सैफी है, पूर्व में चेयरमैन का चुनाव लड़े थे गुन्नौर से और चुनाव हार गए थे। इसके बाद में मस्जिद के मौलाना है, जो भी उस मस्जिद का जो मौलवी या मौलाना है, उसको अपॉइंट करने को लेके इनके बीच में विवाद था। जाहिद पक्ष के व्यक्ति द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था, इसलिए जो अन्य जो 3 पक्ष हैं उनके लोग नाराज थे। इसी बात को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है। विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस तरीके की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। कुल मिलाकर सरकार ने रात रात भर जाग कर वक्फ बिल पास तो करा लिया, लेकिन वक्फ बिल के विरोधी आगे सरकार की नींद उड़ाने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। हमने आज उस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और इकलौते सांसद असदुद्दीन ओवैसी से बात की। सुनिए इस पूरे बिल को लेकर उनके आरोप क्या हैं और भविष्य में उनकी प्लानिंग क्या है। तो इस कानून के ज़रिए बीजेपी अपने नापाक अज़ाइम को मुकम्मल करना चाहती है और भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन करके और अपनी ब्रूट मेजॉरिटी और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को सामने रखकर और उनका एक प्रोजेक्ट मुस्लिम जो है उसके तहत मुसलमानों को भारत से रिलीजियसली वो ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि मैं एक भारत का अव्वल दर्जे का शहरी हूँ। आप मुझे जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे ईमान पर, मेरी मस्जिद पर, मेरे वजूद पर, मेरी शनाख्त पर आप हमला कर रहे हैं। बल्कि मोदी सरकार ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि आपने ऐलान जंग कर दिया मुझ पर। भाई आप ये बताइए, हिंदू धर्म में जब सब चीज आपके लिए हो सकती है तो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं हो सकती? आपका मकसद वक्फ को बचाना नहीं है, आपका मकसद ये कि मुसलमानों से इनकी इबादत को छीन लो। वक्फ मुसलमानों के लिए एक इबादत है। नमाज, रोज़ा, कुरान करीम की तिलावत से हटकर, अस्कार से हटकर ये एक इबादत है और ये तमाम शिया सुन्नी को नुकसान पहुंचाएगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा। टेम्पल बाय यूसेज को अलाउ कर रहे हैं, मठ बाय यूसेज को हिंदू धर्म में अलाउ कर रहे हैं। अरे भाई जब आपके पास अलाउ हो रहा है हिंदू धर्म के लिए तो मुसलमान के लिए क्यों नहीं होगा? क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं। आप जब मुस्लिम महिला की बात कर रहे तो क्या नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल के बात कर सकेंगे? क्या किरण रिजिजू बिल्किस बानो को बुलाकर उसका हाथ पकड़कर कह सकेंगे तुझसे इंसाफ नहीं हुआ? कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? आपके पास ना मुस्लिम एमपी है, ना मुस्लिम मिनिस्टर है और आप अली और खान की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कानून जो बनाया गया है वो अली को भी नुकसान पहुंचाएगा, खान को भी पहुंचाएगा और मुस्लिम महिलाओं को भी पहुंचाएगा। थोड़ी कूटनीति की बात करते हैं, जिसमें आज कुटाई तो हुई लेकिन मौखिक, और ये सब हुआ थाईलैंड में बिम्स्टेक की बैठक के ठीक बाद। दरअसल बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और बिम्स्टेक की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना को बिना चुनाव के सत्ता से हटाने और चीफ एडवाइजर बनने के बाद पीएम मोदी से यूनुस की ये पहली मुलाकात थी। लेकिन शायद मोहम्मद यूनुस के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्हें वो सारे सच सुनने पड़े, जिससे वो काफी लंबे समय से बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर चाहे वो हिंदुओं पर हमले की बात हो, बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराने की बात, या फिर आतंकियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने की बात।
हालांकि भारत का रुख बांग्लादेश पर कड़ा होगा, इसके संकेत पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज से भी मिलने लगे थे। सामान्यतः विदेशी नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात काफी गर्मजोशी वाली होती है, लेकिन आज जो तस्वीरें दिखी उसमें ठंडापन ज्यादा था। मुलाकात वाले इस वीडियो में ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जब मोहम्मद यूनुस आ रहे होते हैं तो पीएम मोदी पहले भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं और मोहम्मद यूनुस के पहुंचने के बाद उनसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन गले नहीं मिलते। हाथ मिलाने का अंदाज भी ठंडा ही लगा। दोनों नेताओं की बैठक खत्म हुई तो अनुमान के मुताबिक हिंदुओं पर हमले के मामले में पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस को खूब सुनाया उन्होंने। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत चिंताजनक है। बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए। लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी हिस्सा है। बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखने की हम उम्मीद करते हैं। इस पर मोहम्मद यूनुस ने भरोसा दिया कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी। एक बार सुनिए कि इस बैठक में और क्या क्या हुआ। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि यूनुस ने ऐसा क्या किया था, उन्हें ये सब सुनना पड़ा। जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी। देखिए, जहाँ तक शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है, मैं इसके बारे में इस समय पे इसके बारे में बातचीत हुई थी और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने चुनाव तो लड़ा नहीं है। कूटनीति और राजनीति से उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। वो एक पैराशूट चीफ एडवाइजर है जिसे सत्ता कृपा से मिली है। ऐसे में वो चीन में एक गलती कर बैठे। उन्होंने चीन में ये कह दिया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं वो लैंडलॉक है, उनका समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए बंगाल की खाड़ी के गार्जियन हम हैं। इस पर भारत के विदेश मंत्री ने उन्हें जवाब भी दिया और ये कहा कि हमारे पास बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा है जो लगभग 6500 किलोमीटर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ अपने फायदे की ही बात करें, बाकी बातों को नजरअंदाज कर दें। इस तरह भारत ने उन्हें समझा दिया कि गार्जियन बनने की जल्दबाजी ना करें, पहले अपना देश सही कर लें। अब 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. और सत्ता में अब भारतीय सिनेमा के इकलौते भारत कुमार की बात करते हैं। आज उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन अपने पीछे वो भारतीयता के ब्रांड की एक अनोखी केस स्टडी छोड़ गए हैं। हिंदी सिनेमा में ना कोई भारत कपूर है, ना कोई भारत बच्चन है, ना कोई भारत खान है और ना कोई भारत देवगन है। कभी सोचा है आपने किसी का काम इतना गहरा हो सकता है कि लोग उसका असली नाम भूल जाएं और उसे देश के नाम से पुकारने लगें? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी को फिल्मी दुनिया ने मनोज कुमार कहा, लेकिन मनोज कुमार के देशभक्ति वाले किरदार ऐसे दिल में उतरे कि लोग कहने लगे
ये मनोज नहीं, ये तो भारत कुमार है। यूएसपी समझते हैं आप, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर कलाकार की कोई ना कोई विशिष्टता होती है। मनोज कुमार की थी भारतीयता। उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर अपना यूएसपी देशभक्ति, नैतिकता और भारतीय जीवन मूल्यों को बना लिया। शहीद में भगत सिंह बने, पूरब और पश्चिम में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के संघर्ष को उन्होंने दिखाया। उपकार में किसान और सैनिक के दोहरे रोल से देश की आत्मा को छुआ और क्रांति में आज़ादी के लिए लड़ते उस नायक को जिया जो सिर्फ फिल्मी नहीं, वैचारिक भी था। और फिर आई रोटी, कपड़ा और मकान, एक ऐसी फिल्म जिसने 70 के दशक के भारत की सामाजिक आर्थिक असुरक्षाओं को पर्दे पर उतारा। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, एक सामाजिक दस्तावेज थी। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। मनोज कुमार ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था। उनके जरिए जिस तरह का सिनेमा लोगों के सामने आया वो उद्देश्यपूर्ण और संवेदनशील था। उनकी ये ब्रांडिंग ऐसी चली कि आज तक कोई दूसरा भारत कुमार नहीं हुआ। हिंदी सिनेमा में ये एक अनोखी ब्रांड स्टडी है। सोचिए, एक अभिनेता के किरदारों से भारत की जनता का जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि करियर के बाद भी मरते दम तक उन्हें हमेशा भारत कुमार ही कहा गया। मनोज कुमार अब नहीं हैं, पर उनके किरदारों में वो जिंदा हैं। भारत का एक पूरा दौर जो नैतिक मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहा था और बेचैन था, उसमें वो जिंदा हैं। बहुत सी बातें हैं हमारी, हम तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। बहुत बातें करते थे हम लोग, और इतने अच्छे एक फिल्म बनाना, उसको डायरेक्ट करना, उसमें एक्टिंग भी करना और बाकी आर्टिस्ट को जो काम करवाना, बड़ा यूनिक डायरेक्टर ही वाज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डायरेक्टर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मनोज जी को बहुत ही करीबी तौर पे जानता था, पारिवारिक मित्र ही नहीं बल्कि वो हमारे बड़े भाई समान थे। उनके साथ कुछ फिल्मों में काम करने का और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। Star of the films which I saw when I think he made the most beautiful, और वो फैमिली फिल्में होती थी, सब बैठ के साथ में देख सकते थे और इंस्पिरेशन लेते थे उनसे। एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है जिसको गवर्नमेंट ने पूरा दिया नहीं। They must have given him Bharat Ratna. He's done so much for the country, for glorifying the country, for giving a message in every picture about India. मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में और he was like the father to all of us. मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे।